आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंसरी ब्रशिंग प्रोटोकॉल के बारे में, जिसको विलबार्गर्स प्रोटोकॉल कहते हैं, विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये इसको सेंसरी ब्रश या थेराप्यूटिक ब्रश बोलते हैं। यही है सेंसरी ब्रश जिसको हम विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल, जो कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस टूल का यूज हम करते हैं। और ये प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन में यूज होता है, ये आप सबको पता है। लास्ट वीडियो हमने प्रोप्रियोसेप्शन पे बनाया था कि किस किस मेथड से आप प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ बच्चे को करा सकते हैं, जिससे कि बॉडी अवेयरनेस डेवलप हो, बच्चे में ओवर सेंसिटिविटी हो तो वो रिड्यूस किया जाए, ताकि फुल्ली फंक्शनल हो सके बच्चा, उसके सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के इश्यूज हैं वो रिड्यूस हों और पूरी तरह से बच्चा मेन स्ट्रीम में जुड़े, सारे फंक्शंस उसके इंटैक्ट हों, वो प्रॉपरली फंक्शन करे। तो इससे पहले भी हमने बहुत बार इसके थ्योरी पे प्रैक्टिकल पर्पज से वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी आज भी, ये 2 साल पहले हमने बनाया था, आज भी एक सवाल कॉमनली हमारे चैनल पे आता है, वो चाहे कमेंट के माध्यम से लोगों का आ जाए या हमारे कॉल मैसेजेज में भी रहता है, कि ब्रश जो होता है कि कैसे कैसे यूज करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि यही ब्रश क्यों, इतना छोटा सा ब्रश है, इसकी जगह और सारे ब्रशेस जो हम और सारे ब्रश या फिर इसके अल्टरनेटिव्स यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कि इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, मतलब इससे क्या चेंजेज आ जाते हैं बॉडी में कि ये ब्रश यूज करना चाहिए, और उससे क्या चेंजेज आते हैं और बच्चा कैसे ठीक किया जाता है। तो इन 3 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा कोई सवाल इसमें बनता ही नहीं है। हाँ, ये है कि ड्यूरेशन वगैरह का होता है कि कितनी देर दे सकते हैं, कितने रिपीटिशंस दे सकते हैं। तो ये सारी बातें एक ही में इंक्लूड करके और सबके बारे में हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि आखिर ये ही ब्रश क्यों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सिलिकॉन ब्रश यूज करते हैं, बहुत सारे लोग वो जो लूफा होता है वो यूज करते हैं। अब ये सेंसरी ब्रश हो गया, ये है सेंसरी ब्रश, ये है सेंसरी ब्रश, आप देख रहे हैं, और क्लोज देख लीजिए, सेंसरी ब्रश। ये एक सेंसरी बॉल हो गया। अब 2 चीज़ें मेरे हाथ में हैं, इसका टेक्सचर अलग है, इसका टेक्सचर अलग है। चलिए, ये सेंसरी ब्रश है, ये कपड़ा धोने वाला ब्रश है। सेंसरी ब्रश, इसके ब्रिसल्स जो हैं ये ना ज़्यादा सॉफ्ट हैं सिलिकॉन ब्रश की तरह, ना ही ज़्यादा हार्ड हैं इस कपड़ा धोने वाले ब्रश की तरह। तो आखिर इतना छोटा ब्रश 500-600 रुपये का आता है, तो ये ही क्यों यूज करेंगे। तो हमने जैसा बताया कि विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल में आता है, तो विलबार्गर कोई रिसर्चर होंगे, उनने रिसर्च किया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के सवाल को हल करने के लिए, जैसे न्यूटन के लॉज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए, उसी तरह से ये भी जो विलबार्गर ने है, ये अप्रोच को इन्वेंट किया, इजाद किया कि इस थिकनेस की जो ब्रश होगी, ये जो ब्रिसल्स आपको दिख रहे हैं, एक एक ब्रिसल की जो थिकनेस है, जो इनका टेक्सचर है, वो आपके जो स्किन पे सेंसरी नर्व के एंडिंग्स जो हैं, सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स होते हैं, तभी तो हम फूंकते हैं तो भी पता चलता है। तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए और ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने के लिए इस थिकनेस का ब्रश लगेगा। ये उनका रिसर्च था, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया। अब इसी के आसपास कुछ आ जाए, जैसे कहने का मतलब ये पूरा एकदम बराबर होता है, ये तो काफ़ी यूज कर लिया गया, इसलिए कहीं कहीं इसके ये जो धार है मुड़ गई। नया होता है तो पूरा एकदम से बराबर है, एकदम इवन चलता है, ये हर जगह बराबर अपना स्टिमुलेशन देता है, हर जगह बराबर टच देता है ये। अब इसकी जगह इसको यूज करें तो जहाँ ओवर सेंसिटिविटी बच्चे में होगी, तो फिर उसकी जगह ये यूज करेंगे तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी बच्चे की। से ओवर सेंसिटिव स्किन है, कई बार रैशेस वगैरह हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड हम यूज कर लेंगे तो। ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे कि हमने कहा कि सिलिकॉन ब्रश वगैरह का, तो वो इवन हर जगह पे नहीं पड़ेंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो बराबर जब स्टिमुलेशन नहीं होगा, बराबर इससे टेक्टाइल स्टिमुलेशन, बराबर प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगा,
तो वो सही नहीं होगा, इससे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ठीक नहीं होंगी। इसलिए कपड़ा धोने वाला ब्रश से ब्रशिंग नहीं हो सकता, सिलिकॉन ब्रश से ब्रशिंग नहीं हो सकता, किसी भी तरह के अल्टरनेटिव से ब्रशिंग का वो इफेक्ट नहीं आ सकता जो इसके साथ आता है। तो ये सवाल आपका यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। और सारी चीज़ों को टेक्टाइल प्रेशर के लिए यूज करते हैं, उसको करने का तरीका अलग हो जाता है, उसका कितने प्रेशर देंगे वो तरीका अलग हो जाता है। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन अलग अलग तरह के केसेस में अलग अलग हो जाता है, वो तो असेसमेंट का पार्ट है। तो सबसे पहली बात कि ये ही यूज क्यों करते हैं, इतने से आप समझ लिए होंगे। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो जाहिर सी बात है, फूंकते हैं, चींटी चलती है, कुछ चुनचुनी होती है, खुजली होती है, पीठ पे भी कोई कीड़ा चलने लगे, कुछ कागज़ या पत्ता वत्ता गिर जाए, कुछ भी तो हमको फील होने लगता है। तो वो सेंसरी नर्व्स के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को बार बार मैसेज देते हैं कि वहाँ कुछ इरिटेट कर रहा है। उसी तरह से जब ओवर सेंसिटिविटी होती है उस केस में ये यूज करते हैं, और इसका बेनिफिट देखने मिलता है कि बच्चा काफ़ी हद तक काम डाउन होने लगता है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि इस पे आज तक लाखों बार हमारे पास क्वेरी आ चुकी होगी, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हमारे सेंटर में थेरेपिस्ट नीचे से ऊपर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऊपर से नीचे करते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 बार ऊपर से नीचे करते हैं, 5 बार नीचे से ऊपर करते हैं। तो आइडियल अप्रोच क्या है, ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर करें, मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। आज सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, ध्यान से समझिए। ये सेंसरी ब्रश है, हम शोल्डर से शुरू करते हैं तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते जाते हैं हाथ में, ठीक है। ये है सही अप्रोच, हमेशा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी में एक सवाल और आता है कि जैसे अब हमने टॉप टू बॉटम की बात की तो यहाँ तो ये हो गया, उसी तरह से अगर लोअर लिम्ब में करते हैं तो हिप के पास से, मतलब थाई से लेकर पैर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद आप इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक आ सकते हैं, लेकिन हमेशा टॉप टू बॉटम। हमने कहा इसमें सवाल एक और आता है कि सेंसरी ब्रश को कितना प्रेशर दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाउडर लगा देता है इतना सारा और उसके बाद इसको लेके पूरा ऐसे कपड़ा धोने की तरह रगड़ रहा है, या फिर स्पीड कैसी है कि वो एकदम फास्ट से ऐसा किए जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। जोर से दबा के उसमें कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। एकदम से हल्का रखा उससे ये कर रहे हैं, टिकलिंग सा सेंसेशन दे रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो हमेशा एक जेंटल प्रेशर के साथ, जेंटल प्रेशर क्या है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैसे प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शंस हमारे में स्टिमुलेटेड हैं। तो अगर क्या है कि एक तकिया उठाना है तो तकिया उठाने के लिए हम पत्थर उठाने या ईंट उठाने जितना जोर नहीं लगाते हैं। तकिया का एक राउंड फिगर दिमाग में है कि ये वजन का होगा तो बस ऐसे हल्का सा उठाएंगे उसको, ये करेंगे। ये नहीं कि उसके लिए दोनों हाथ लगा के एकदम जोर से उठो उठो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तकिया उठाना है तो उसके लिए वैसा है, ईंट उठाना है तो पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाता है माइंड हमारा कि ऐसा उठाना है। 10 kg का कोई सामान उठाना है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कैसे उठाना है। गेहूँ लेके आटा पिसाने, गेहूँ पिसाने के लिए जब हम आटा के लिए जाते हैं लोग, गाँव में ऐसा होता है, तो 20 kg है, 15 kg है, 50 kg है, कैसा है उस हिसाब से जोर लगा के बोरे को हम उठाते हैं। तो ये हमारा एक वही प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस कहता है कि ऐसा ऐसा हमको करना है। ठीक उसी तरह से एक जेंटल प्रेशर क्या होगा वो आपको अपने बच्चे के हिसाब से समझ में आ जाएगा। जेंटल प्रेशर मतलब कि एकदम हल्का सा रख ही नहीं देना है, थोड़ा सा प्रेशर, डीप प्रेशर नहीं, ज़्यादा जोर से दबा के नहीं। इसका ब्रिसल्स मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब नया है तो 10 दिन में नहीं मुड़ जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। चले तो ये जैसे हम कर रहे हैं कि इस पर हमने रखा और इसको हल्का सा रखा है कि हाँ फील भी हो रहा है कि ये, और इसको हम लेके चल रहे हैं। ये हमारे जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन हमारे को देता है, टेक्टाइल जो सेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है। तो जो टेक्टाइल ओवर सेंसिटिविटी होती है, डिफेंसिवनेस का नेचर होता है बच्चों का, चीज़ों से बचते हैं, कुछ भी गीला लग गया तुरंत उसको रगड़ के ये करेंगे, पोंछ देंगे, कुछ भी गीला चीज़ में हाथ नहीं डालेंगे, चिपचिपी चीज़ों को नहीं छूना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें इससे रिड्यूस हो जाती हैं। इसलिए एक जेंटल प्रेशर रहेगा इसमें।
और हमेशा टॉप टू बॉटम करेंगे, इसमें हमने बता ही दिया। तीसरा सवाल ये था इसमें कि सेंसरी ब्रश से ऐसा क्या होता होगा कि ये कामिंग स्ट्रेटजी में आता है, ये सेंसरी स्टिमुलेशन का काम करता है, ये सेंसरी रेगुलेशन का काम करता है, उसके बाद से बच्चों में डिफेंसिवनेस रिड्यूस हो जाती है, बच्चे टैक्टाइल डिफेंसिवनेस रिड्यूस हो जाएगी तो चीज़ों को उनसे यूज टू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको अप्रोच करने देंगे नया नया स्टिमुलस ऐड करने के लिए। तो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो इसको पढ़ा होगा वो बता पाएगा। तो बता रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि दो तरह के हमारे बॉडी में नर्व्स की बात करें तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो इसमें सेंसरी स्टिमुलस होता है और मोटर स्टिमुलस होता है। तो सेंसरी क्या होता है कि उनको एफेरेंट स्टिमुलस भी बोलते हैं। एफेरेंट मतलब कि ये पेरीफेरी है, ये बॉडी के बाहर ब्रेन से दूर है, तो आउटर पार्ट है। पेरीफेरी से कोई भी स्टिमुलस क्या होता है कि यहाँ से होते हुए स्पाइन के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके वहाँ पे टैक्टाइल, जैसे ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन था, टैक्टाइल सेंस था, तो ये हमारे ब्रेन में टैक्टाइल एरिया में जाके वहाँ पे ये डिफरेंशिएट किया जाता है, डिकोड किया जाता है कि किस तरह का स्टिमुलस है। वहाँ से वो प्रोसेस होता है टैक्टाइल एरिया में, और तब फिर उधर से मोटर रिस्पॉन्स आता है। तो बार बार सेंसरी नर्व के स्टिमुलेशन अगर सही तरीके से आप करते हैं तो फिर वो जो डिफेंसिवनेस हो रही थी, बच्चे को थोड़ी चीज़ों से इरिटेशन हो रही थी, छूने नहीं दे रहा था, वो उनसे भाग रहा था, ओवर सेंसिटिव था, टच नहीं करने दे रहा था, गीली चीज़ों को या फिर चिपचिपी चीज़ों को नहीं टच कर रहा था, उसको जो पसंद है बस उतना ही छुएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने देगा, अपने आप को टच नहीं करने देगा। ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि बराबर हम सिग्नल भेज रहे हैं ना कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो बराबर सिग्नल जा रहे हैं, तो उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है और वहाँ जाके ब्रेन हमारा वो जो एक माइंडसेट हमारा पैटर्न डेवलप हो रहा है, यूज टू हो जा रहा है कि हाँ इस तरह के स्टिमुलस देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सूदिंग स्टिमुलस है। इसलिए बच्चे में धीरे धीरे स्थिरता आती है और वो इन सारे स्टिमुलस से यूज टू हो जाता है। तो ये बेसिक इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अब इसी में एक दो सवाल और कि क्या, कितनी बार, कैसे करें, मतलब सेंसरी ब्रश ही है तो दिन में कितनी बार कर सकते हैं, कितने रिपीटिशंस कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ये इसी में है सवाल। तो सबसे पहले तो कि दिन में कितनी बार करना चाहिए, तो हम एक एवरेज आपको बता दें तो 3 से 4 बार दिन भर में, मतलब 3-3 घंटे का आप शेड्यूल बांट लीजिए, 3 से 4 बार। 4 बार नहीं हुआ तो 3 एपिसोड में 4-4 घंटे पे 3 बार। एक आइडियल रिपीटिशन की बात करें वो तो 6-8 भी हो सकता है, हम 10 रिपीटिशंस कह रहे हैं, जैसे ऊपर से लिया ऐसे नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, 1 हो गया, फिर ऐसे करते हुए आ रहे हैं, 2 हो गया, 3, 4, ऐसे 10 बार, फिर पलट के इधर कर रहे हैं वहाँ 10 बार, फिर सामने से कर रहे हैं 10 बार, मतलब 2-3 बार में तो कवर हो गया पूरा ना। तो ये 10 रिपीटिशंस की बात हमने की। हमने पहले बताया था फर्स्ट या सेकंड स्टेप में कि इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देने का है, जेंटल प्रेशर देने का है, लेकिन स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड। जैसे अभी जैसे ये कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। अभी देखिए ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। तो एक जेंटल स्पीड क्या होगी, ये हमने कहा कि आपका बॉडी अवेयरनेस डेवलप्ड है, प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन इंटैक्ट हैं, ओवरऑल आप डिसीजन ले सकते हैं, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जेंटल क्या होता है। जैसे जेंटलमैन कहा जाता है बनने के लिए, कि एक जेंटल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको पता है कि क्या उचित क्या अनुचित, उसी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि एक एवरेज स्पीड जो होती है ये सही होती है। गाड़ी जब पर्सनली अपनी बात करें, अगर कभी 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं हम, तो कोई कॉल आता है तो कभी भी चलते चलते कॉल उठा के कान में या हेलमेट में लगा के बात नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना है, सबका अपना अपना सिद्धांत है। लगेगा कि इंपॉर्टेंट कॉल होगा और चूंकि कान में हम वो लगा के रखते नहीं, तो साइड में रोक के उठा के देखते हैं, इंपॉर्टेंट है तो उठा लिया, नहीं तो नहीं उठाया। कार में है तो अलग बात है कि ड्राइव कोई और कर रहा है तब तो उठा के बात कर लिया,
लेकिन पता है कि क्या कैसे करना। बहुत सारे लोग चलते चलते क्या करें, फ़ोन उठा लेंगे और फ़ोन तो छोड़ो व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, तो लापरवाही वो कर रहे हैं। तो दोनों में कंपेयर करके आप किसको कहेंगे कि हाँ ये सही है, ये सजग है, ये रोड पे चलने लायक है? जो गाड़ी रोक के और तब फ़ोन उठा रहा है, जो ऐसा कर रहा है गड़बड़ कर रहा है। उसी तरह से ये ओवर नहीं, ये एकदम हल्का एक ही जगह रोक के दिन भर नहीं बिताना, एक जेंटल एक एवरेज स्पीड में लेके चलना है, और ऐसे करते हैं। हमने कहा कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ये है। और इसको सेंसरी ब्रशिंग के बाद हम लोग जॉइंट कंप्रेशन भी करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन का दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको आपने सही तरीके से नहीं किया, नहीं समझा, आप अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर ही नहीं सकते, पूरी तरह से डेवलप कर ही नहीं सकते हैं, मैनेज कर ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि इसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके एक्सपर्ट से। यूट्यूब पे कोई अपने बच्चे का चेहरा ले आके चमका रहा है और कह रहा है कि हमने इसका किया, आपको सिखा देंगे, उनसे नहीं। वो लेके ऐसा 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 बताता है लोग। बहुत सारे वीडियोज हमारे पास आए कि ऐसा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि बस इसको दबा दो, इसको दबा दो। अरे वो जॉइंट कंप्रेशन नहीं है, वो डीप कंप्रेशन है। तो जॉइंट कंप्रेशन के लिए पहले जॉइंट का मैकेनिज्म समझना होगा, उसका स्ट्रक्चर समझना होगा, कहाँ कौन सा जॉइंट है, कैसे पकड़ेंगे। तो उसका मतलब कि अब जैसे होता है कि हम मूवेबल आर्म क्या रहेगा, स्टैटिक आर्म क्या रहेगा, ये सारी बातें समझते हुए तब कंप्रेशन करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, मैनेजमेंट का नंबर दिया है, अपने बच्चे का सही असेसमेंट कराइए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आप जाएंगे कहीं नहीं। आपको पता चलेगा निकले थे घर से और फिर जाना था कहीं लंबा दूर, और फिर वहाँ पहुँचने के बजाय वापस घूम के घर ही है। आप वहाँ से कहीं डेवलप नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखें। धन्यवाद।